सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 22 चैप्टर नंबर 22 सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज देख रहे हैं। अब जो हमारे कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर है, कन्वेंशनल का मतलब क्या हुआ कि हम यहां वेब ऐप या जो एप्लीकेशन होते हैं, मोबाइल के जो ऐप हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल जो हम सॉफ्टवेयर चलाते हैं अपने कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, उनकी टेस्टिंग कैसे होती है, उनके लिए टेस्ट की तकनीकें क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारी अलग अलग तकनीक हो सकती है एक सॉफ्टवेयर को जांचने के लिए, परखने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए, यानी टेस्टिंग के लिए। अब यह हो सकता है कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर पूरा बन जाए, उसके बाद आप इसमें टेस्ट लगाएं। यह एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आज आपने कुछ कोड लिखा या आज आपने कोई काम किया, फटाफट उसको टेस्ट कर लें डेली बेसिस पे, जब भी बने उसी समय उसको चेक कर लें। तो असली सिनेरियो जब एक्चुअल टेस्टिंग होती है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट हो या लार्ज स्केल प्रोजेक्ट हो, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के बीच में टेस्टिंग स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। यानी कि हम कई ऐसे टेस्ट होते हैं जो सब कुछ बनने के बाद या कोई पार्ट पूरा बनने के बाद करते हैं। कई ऐसे टेस्ट होते हैं जो हम डेली करते हैं। यूनिट टेस्टिंग क्या है? यूनिट का मतलब यह होता है कि एक ऐसा पार्ट आपके सॉफ्टवेयर का या प्रोग्राम का जो एक यूनिट की तरह काम करता है, जिसका काम एक यूनिट की तरह है, तो उसकी टेस्टिंग को हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। चाहे आप किसी एक वेब कंटेंट का टेस्टिंग कर रहे हो, या फिर एक कंपोनेंट का टेस्टिंग कर रहे हो, फंक्शन का कर रहे हो, या फिर एक क्लास का कर रहे हो, इन सभी की टेस्टिंग एक यूनिट के हिसाब से होती है। तो यूनिट टेस्टिंग वो कोड है, या यूनिट टेस्ट वो कोड है जिसका काम आप उसके फंक्शन के तहत और क्लास के तहत समझते हैं। यूनिट टेस्ट को नॉर्मली डेवलपर्स करते हैं। यूनिट टेस्ट सबसे शुरुआती टेस्टिंग होती है और ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंतर्गत आती है। तो यूनिट टेस्टिंग, इसमें मेन काम ये है कि जो भी आपके छोटे से छोटे पार्ट है, उसको कंपोनेंट बोल लीजिए, मॉड्यूल बोल लीजिए, वहां पर आप वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो आपने कोड किया है, जो आपने काम किया है, वो उस तरीके से उसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और सबसे छोटे लेवल पे जाते हैं जो यूनिट की तरह काम करता है। अब इसमें क्या करते हैं, हम दो तीन चीजें करते हैं। मान लीजिए आपका ये एक फंक्शन है, ऐड का फंक्शन। अब इस फंक्शन में जितने भी कंट्रोल पाथ होंगे, कंट्रोल पाथ मतलब मान लीजिए आपने इसमें बहुत सारे इफ एल्स लगा रखे हैं, तो ये कंट्रोल पाथ बने, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, इफ है तो यहां जाएगा, एल्स है तो यहां जाएगा, एक और इफ एल्स है तो यहां से कंट्रोल पाथ बनेंगे। तो ये सारे कंट्रोल पाथ को हम चेक करते हैं कि भाई सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसके अलावा हम बाउंड्री वैल्यू पे चेक करते हैं। बाउंड्री वैल्यू भी मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने एज कहा, किसी की भरी है, तो 0 से लेकर 100 तक कहा। अब किसी ने 101 भर दिया तो क्या होगा, इसे हम बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग कहते हैं। तो यूनिट टेस्ट जो होता है वो एक, ये जो फंक्शन मैंने आपको बताया, ये जो कोड बताया, इसके अंदर की जो प्रोसेसिंग लॉजिक है, क्या आप कर रहे हैं, a+b=c कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, जो इसमें डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। हो सकता है आप एरे का यूज कर रहे हो, तो एरे को कैसे लिखेंगे आप? एरे में आपने हाईएस्ट नंबर क्या होता है, क्योंकि एरे में अगर आप 100 नंबर का एरे दे रहे हैं तो एरे केवल 99 तक जाएगा, क्योंकि एरे शुरू होता है 0 से। इन सब चीजों को हम चेक करते हैं। अब एक कंपोनेंट की चेक जब टेस्टिंग आप कर रहे होते हैं, तो उसी समय दूसरे कंपोनेंट की भी टेस्टिंग कर सकते हैं, यानी यूनिट टेस्टिंग जो है वो पैरेलल में भी चल सकती है। यूनिट टेस्ट करते समय हमारे पास क्या कंसिडरेशन होंगे? अगर आप एक यूनिट टेस्टर हैं, एक डेवलपर है, और आप चाहते हैं कि टेस्ट करना, तो आपके दिमाग में क्या क्या होना चाहिए? देखिए, पहली चीज ये है कि मॉड्यूल के इंटरफेस को चेक किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपका ये मॉड्यूल है, यहां से कोई ना कोई आपने इंटरफेसिंग दी होगी क्यों, ताकि ये बाकियों को कनेक्ट कर सके। यहां से डेटा जाता है और यहीं से डेटा आता है ना? तो डेटा का इनफ्लो और आउटफ्लो ये इस प्रोग्राम यूनिट का प्रॉपर हो। तो पहली चीज आप इंटरफेस चेक करते हैं, यानी कि एक यूनिट का दूसरे यूनिट के साथ जो इंटरेक्शन हो वो प्रॉपर हो, फ्लो प्रॉपर हो। इसके अलावा जो आप डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं अपने यूनिट में, हो सकता है आप स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो सकता है आप स्टैक यूज कर रहे हो सकता है आप लिंक लिस्ट यूज कर रहे हो।
तो वहां पर जो डेटा रखा जाए वो रहे, सही तरीके से रहे, वो किसी तरीके से खराब ना हो जाए या अपनी वैल्यू ना चेंज करे, यानी कि इंटीग्रिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, यहाँ पर वो चेक करना जरूरी है। और जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे आप यहाँ से गए, आप अपने ये पर पूरा एक प्रोग्राम या यूनिट लिखा, उसमें तरह के आपके पाथ है। अगर यस है तो यहाँ गए, नो है तो यहाँ गए, फिर यस है तो यहाँ गए, फिर यहाँ पर यस नो है तो कहाँ गए। ये सारी जितनी भी ऑप्शंस हैं, यानी जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है, उन सबको आपको चेक करना पड़ेगा। यानी कम से कम हर एक पाथ को, जैसे ये मैंने एक पाथ बताया, ये एक पाथ है, ये एक पाथ है, ऐसे जितने भी पाथ इसमें बन रहे हैं वो कम से कम एक बार जरूर चेक करने हैं यूनिट टेस्टिंग में। बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं तो लिमिट और रिस्ट्रिक्शन रखा होगा, है ना। जैसे मान लीजिए आप एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, या मान लीजिए लैटिट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, या लॉन्गिट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं जो लैटिट्यूड है वो 0 से लेकर 90 और 0 से लेकर -90 तक जाती है। कोई अगर लैटिट्यूड में अगर 91 वैल्यू डालने लगे तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए बाउंड्री वैल्यू कंडीशन चेक करना जरूरी है। ये भी चेक करना है कि 89 पे क्या होने वाला है, या 89.99 पे क्या होने वाला है। कहने का मतलब यह है कि ये सारे चेक करने के बाद आपने कुछ एरर भी हैंडल की होगी, कि मान लीजिए आप वैल्यू डालिए, अब 91 किसी ने डाल दिया, तो आपको उसको ये भी चेक करना है कि 91 डालने पर आपका यूनिट कैसे काम करता है, यानी एरर हैंडलिंग को भी चेक करना पड़ेगा। डेटा फ्लो मैंने जैसे बताया, क्योंकि इंटरफेस है उसके अक्रॉस आपको चेक करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर डेटा आपका बाहर ठीक से जा नहीं रहा है और अंदर ठीक से आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब यह है कि बाकी सारी व्यवस्थाएं मूट है। मूट मतलब होता है कॉन्ट्रोवर्शियल। जितने भी आपने टेस्ट किए हैं वो सब बेकार है, क्योंकि सारा काम जो है वो आपने यहाँ पर जो प्रोसेसिंग की है या जो लिखा है वो डेटा के इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए ही लिखा हुआ है, और वही सही नहीं है। तो इसका मतलब बाकी सारी व्यवस्थाएं जो है वो बेकार है, या फिर उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा कि एक यूनिट में हमेशा आप लोकल डेटा यूज करते हैं, लोकल डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, लेकिन जब ये यूनिट जब आगे कंबाइंड होगा दूसरों से, या फिर कंपोनेंट लेवल पे जाके दूसरों से कंबाइंड होगा अलग अलग कंपोनेंट से, तो वहां पर आपका ग्लोबल डेटा भी आएंगे। उन ग्लोबल डेटा के साथ कैसे लोकल डेटा स्ट्रक्चर काम कर रहा है, क्या इस ग्लोबल डेटा का लोकल डेटा स्ट्रक्चर पे या डेटा पे कोई परिवर्तन या कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, इसको भी चेक करना आवश्यक है। देखिए, टेस्ट केसेस हम इसलिए डिजाइन करते हैं कि मान लीजिए कोई आपने प्रोसेसिंग की है, कोई लॉजिक लिखा है, कोई कंप्यूटेशन की है, वो सही होने चाहिए। कहीं आपने कंपैरिजन किया A ग्रेटर देन B, हो सकता है यहां पर A लेस देन B करना हो, ये इनकरेक्ट कंपैरिजन हो सकते हैं। और जो कंट्रोल फ्लो, आपको पाथ ये देना था, आपने पाथ ये दे दिया, मतलब इफ एल्स या वाइल या डू वाइल में पाथ ही गलत दे दिया, या कंट्रोल पाथ ही गलत दे दिए, तो वो सारी चीजें यहां पर आपको टेस्ट केस जब भी डिजाइन करेंगे तो वो करना पड़ेगा। तो फिर से बता दूं, इंटरफेस आप चेक करते हैं, लोकल डेटा स्ट्रक्चर को चेक करते हैं, बाउंड्री कंडीशन को, जितने भी इंडिपेंडेंट पाथ बन रहे हैं, और जो एरर की कंडीशन रखी है आपने उसको भी चेक करना इन टेस्ट केस के जरिए आप यूनिट टेस्ट में करते हैं। यूनिट टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आ जाती है, बाकी तो सारे इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब होता यह है कि सॉफ्टवेयर मेनली आपके बाउंड्रीज पे जाके गिरता है, फेल होता है, तो यूनिट टेस्टिंग में इसका बहुत खास ध्यान रखा जाता है। अब आप देखिए, ये एक एरे है, एरे इसमें कितने अब जब आप एरे डिफाइन करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, नाम ARR कर देंगे और इसको 100 कर देंगे। ये दिखते ही आपको लगेगा कि हाँ 100 वैल्यू तो दी जा सकती है, और जब आप प्रोग्रामिंग करने लगेंगे तो इस 100 का यूज करेंगे। लेकिन एरे के साथ ये है, कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लें, एरे हमेशा 0 से शुरू होता है, और ये जो अगर मान लीजिए n है तो n-1 तक चलता है। जैसे 100 है तो 0 से लेकर 99 तक चलेगा। अब प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जैसे ही आप 100वां नंबर एक्सेस करेंगे, मान लीजिए किसी ने प्रोग्राम में ARR 100 एक्सेस कर लिया, तो वहीं पे प्रोग्राम गिर जाएगा, वहीं पे प्रोग्राम फेल हो जाएगा। तो जरूरी ये है कि हम ये चेक करें कि अगर बाहर की कंडीशन आती है या बाउंड्री कंडीशन आती है तो वहां पर क्या होगा। ऐसे अगर लूपिंग कर रहे हैं और आप एक लेवल ज्यादा बढ़ के लूपिंग में मतलब जैसे मान लीजिए 4 बार लूप कराना है और 5 बार लूप कराना शुरू कर दिया, तब क्या होगा। इसका मतलब यह है कि आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे बहुत शिद्दत से चेक करना होगा। एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे एज एंटर हो रही है, एज 21 से लेकर 65 तक लेनी है आपको, तो 21 और 65 इसमें इंक्लूसिव है। अगर कोई 20 डालेगा तो क्या होगा, कोई 65 के आगे 67 डालेगा, 66 डालेगा तो क्या होगा। बीच की वैल्यू में भी चेक करना है, तो वैलिड टेस्ट केसेस बनाने हैं और इनवैलिड टेस्ट केसेस बनाने हैं, और इस हिसाब से आपको चेक करना होगा
यूनिट टेस्ट कंसिडरेशन बाउंड्री वैल्यू पे। यूनिट टेस्ट में कुछ और सोच होती है, कुछ और चीजें आपको जाननी जरूरी है कि एक अच्छा डिजाइन, ये इसको पता होता है, एक अच्छे डिजाइनर को पता होता है कि भाई एरर कहां कहां आने वाली है, और उसके लिए वो एरर पाथ ढूंढता है कि मान लीजिए आपने एंटर किया, जैसे एज केवल 21 से 65 तक एंटर करानी है, तो अगर आपने एज जो है वो एंटर कराई, इफ इट इज इक्वल टू या फिर लेस देन, या इस तरीके से लिख सकते हैं कि इफ एज इज ग्रेटर देन 21 या 21 और या एंड एज इज लेस देन 65, ठीक है। अब 65 इसमें इंक्लूसिव है तो आप इसको इज इक्वल टू भी कर सकते हैं, 21 इसमें इंक्लूसिव है तो आप इज इक्वल टू भी कर सकते हैं, है ना। यहां तो आपने कर दिया, एल्स में अगर आपने डाल दिया क्या करना है, इसे हम एरर कंडीशन करते हैं। ये जो एरर कंडीशन है इसको भी चेक करना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप स्विच यूज करेंगे तो उसमें कोई ना कोई आप लास्ट में एक एरर हैंडलिंग कंडीशन रखेंगे, हर जगह एरर कंडीशन रखते हैं। तो जब ये एरर कंडीशन पे पहुंचे तब क्या हो, क्योंकि एरर कंडीशन पे तो फेल होगा, वो तो फेल होने के लिए बना रखा है आपने, उसको भी चेक करना जरूरी है। तो इस तरीके की अप्रोच जो होती है, यॉर्डन साहब कहते हैं कि इसे हम कहते हैं एंटी बगिंग। एरर पता करिए, एरर कहां है पता करिए, एरर को की विवेचना करिए, उसका विश्लेषण करिए और उसके बाद बताइए कि ये क्यों हुई, और फिर उसके बाद जो डैमेज हो रहा है इस कारण से उसको आप कवर करिए, फिक्स करिए। अगर एरर हैंडलिंग आपने पाथ बना रखे हैं तो उसको इंप्लीमेंट करना, उसको टेस्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप समझ लीजिए कि एरर हैंडलिंग आपने कर रखी है, एरर हैंडलिंग में टेस्टिंग किस तरीके से हो या इस एरर हैंडलिंग से क्या एरर निकल के आएंगे, समझ रहे हैं ना आप। एरर निकालना तो अलग बात है, लेकिन एरर हैंडलिंग जो आपने कोडिंग में लिख रखी है या डिजाइन में बता रखी है उसको टेस्ट करना, उसके बारे में क्या होना चाहिए। जो भी आपने एरर या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो ऐसा हो सकता है कि ठीक से नहीं बताई गई हो, ये प्रॉब्लम आ सकती है। जो एरर आपने बता रखी है वो एरर वहां पर है ही नहीं, कोई और एरर आ रही है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा ये हो सकता है कि एरर कंडीशन आने से पहले ही कोई और एरर इसको ओवर पावर कर जा रही है, वो उस एरर तक पहुंच ही नहीं रहा है। एरर कंडीशन की प्रोसेसिंग ही खराब कर रखी है आपने। एरर कंडीशन की प्रोसेसिंग में आपने एग्जिट 0 एग्जिट 1 इस तरीके से बिल्कुल प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए ऐसे कर रखा है। एरर डिस्क्रिप्शन जो है वो मदद ही नहीं कर रहा है कि भाई कहीं एरर आ गई तो हम जाएं कहां, लोकेट कहां करें उसको, ये भी नहीं कर पा रहे। तो जो हम एरर टेस्ट कर रहे हैं एरर हैंडलिंग के लिए, वो ऐसे इवैल्यूएट होंगे कि ये सब चीजें आपने सही कर रखी हो, एरर हैंडलिंग ठीक से दे रखी हो। यूनिट टेस्ट के जो प्रोसीजर्स हैं, यूनिट टेस्टिंग हम जब करते हैं तो ये माना जाता है कि जब हम कोडिंग कर रहे हैं, जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और जो यूनिट टेस्ट है, ये दोनों के एक दूसरे के सहायक हैं, एडजंक्ट हैं, एक दूसरे के सहायक हैं। तो यूनिट टेस्ट आप कर सकते हैं यदि कोड, मतलब क्योंकि छोटा ही कोड लिखना होता है, छोटे कोड पे ही यूनिट टेस्टिंग होती है, एक यूनिट पे टेस्टिंग होती है। तो कोड जनरेशन के पहले आप टेस्ट केस बना सकते हैं, या कोड जनरेट होने के बाद टेस्ट केस बना के इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीके हैं, ठीक है जी। हर एक टेस्ट केस जो होगा उसके साथ रिजल्ट होते हैं। जब हम टेस्ट केस लिखते हैं ना तो टेस्ट केस का एक पूरा टेम्पलेट होता है कि भाई हम क्या चेक करना चाह रहे हैं, क्या प्री कंडीशन है, क्या पोस्ट कंडीशन है, ब्रीफ लिखेंगे, उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। तो ये सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं एक टेस्ट केस में। अब जब ये टेस्ट केस आपने लिख दिया, आप ध्यान रखिए इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, और यहां पर ये भी लिखेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है। तो क्या रिजल्ट आना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर हमने 2+3 डाला है तो 5 आना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये है कि क्योंकि कंपोनेंट कोई एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम तो है नहीं, कंपोनेंट आप जब टेस्ट करना चले तो आप कंपोनेंट को अलग से कैसे चेक करेंगे, वो तो एक छोटा सा मॉड्यूल है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन वो लोगों के साथ या लोग तो नहीं कहूँगा यहाँ पे, अलग अलग कोड्स के साथ काम करेगा, अलग अलग मॉड्यूल के साथ काम करेगा। यानी कि एक मॉड्यूल अपने में कोई काम नहीं करता है, मॉड्यूल जुड़ के काम करते हैं और इन मॉड्यूल्स को जोड़ के फिर एक फाइनल सॉफ्टवेयर बनता है। तो इसके लिए हमको ड्राइवर और स्टब बनाने पड़ेंगे। हर एक यूनिट टेस्ट के लिए आपको ड्राइवर और स्टब बनाने पड़ेंगे। ड्राइवर जो होता है वो मेन प्रोग्राम होता है जो इस फंक्शन, इस आपके यूनिट को कॉल करेगा। जैसे ये ड्राइवर है, ये आपका यूनिट है, इसको कॉल करने वाला होगा ड्राइवर, ये ड्राइवर है। अब ये जो आपने यूनिट बनाया है, हो सकता है ये और को भी कॉल करते हो या किसी और पे डिपेंडेंट हो, तो वो होते हैं स्टब।
आपको समझ में आ गया ड्राइवर क्या है, स्टब क्या है? तो ड्राइवर आपका मेन प्रोग्राम होता है, यहां से समझिए, ये ड्राइवर मेन प्रोग्राम होता है जो डेटा एक्सेप्ट करेगा, जो आपने टेस्ट केसेस में लिखा है, वो इस कंपोनेंट को भेजेगा जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, इसको टेस्ट कर रहे हैं हम, और आपको रिजल्ट लाके देगा, रिजल्ट प्रिंट करेगा। अब स्टब क्या होता है? स्टब वो डमी सब प्रोग्राम होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, जो इस मॉड्यूल में जिनको कॉल किया गया हो सकता है 2 स्टब को कॉल किया गया, 2 ऐसे फंक्शंस है जिसको इसने कॉल किया हो, तो वो कैसे आप लिखेंगे? वो तो बने नहीं अभी तक, तो वो एक स्टब बना देंगे, इसको एक स्टब बना देंगे। ये मॉड्यूल जिस जिसको इन्वोक कर रहा है वो हम स्टब कहेंगे, और इस मॉड्यूल को जो इन्वोक कर रहा है या जो कॉल कर रहा है उसको हम ड्राइवर कहेंगे। तो ड्राइवर और स्टब बनाना ये अपने आप में ओवरहेड का काम है। ओवरहेड मतलब ये एक्स्ट्रा काम है, ये आपको कोई कहा नहीं गया है, क्योंकि जब ये आप बनाएंगे केवल टेस्ट करने के लिए बना रहे हैं। अब इसको बना तो दिया, लेकिन ये फाइनल सॉफ्टवेयर में थोड़ी ना जाएंगे, इनको तो आपको हटाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं वो बगैर आप स्टब बनाए हुए या ड्राइवर बनाए हुए आप चेक कर ही नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जिसको हम प्रॉपरली चेक नहीं कर सकते। तो कई बार क्या होता है कि इस तरीके की टेस्टिंग को हम इंटीग्रेशन टेस्ट तक रोक देते हैं। मतलब जब हम यूनिट टेस्ट के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग ही आती है, अब यूनिट टेस्ट में यूनिट को मिला दिया जाएगा और फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग की जाएगी, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग तक थोड़ा रोक दिया जाता है। और जब हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे, हो सकता है आपको ड्राइवर स्टब की जरूरत पड़े, हो सकता है ना भी पड़े। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सबसे पहले किसी भी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी में यूनिट टेस्टिंग होती है, यानी कि जो कंपोनेंट हो गए मॉड्यूल लेवल पे आप देख लीजिए, क्लास देख लीजिए, वेब ऐप के कंटेंट देख लीजिए, उनकी टेस्टिंग होती है। फिर उन सबको, जैसे एक मॉड्यूल 1 है, 2 है, 3 है, इनकी अलग अलग टेस्टिंग को हम यूनिट टेस्टिंग कहेंगे। अब इनको हम करेंगे कंबाइंड, क्योंकि अब ये 7 काम करेंगे। ठीक है जी, अब ये 7 काम करेंगे क्योंकि असली इंटरफेसिंग यही चेक होने वाली है। तो ये इस टेस्टिंग को हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। अब एक जो नवजात है, नवजात मतलब एक नया आदमी जो कंप्यूटर साइंस फील्ड में आया है, नया लड़का या लड़की, वो आपसे सवाल जरूर पूछेंगे या उनके मन में एक सवाल होगा कि यार ये सही काम कर रहा है, ये भी सही काम कर रहा है, और ये तो बेहतरीन काम कर रहा है। तो इन तीनों को जब आप कंबाइन करोगे तो आपके मन में ये शंका या डाउट क्यों है कि ये एक साथ काम नहीं करेंगे? क्यों इसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग करना आवश्यक है? क्यों करते हो आप? तो सवाल उठता है इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग का मतलब यह है कि एक डांसर बहुत अच्छा है, दूसरा डांसर बहुत अच्छा है, तीसरा भी बहुत अच्छा डांसर है, इन्होंने इंडिविजुअली प्राइज जीत रखे, लेकिन जब ये तीनों ग्रुप डांस करेंगे तो क्या इनमें सिंक्रोनस होंगे? क्या ये एक साथ अच्छे लग रहे होंगे? क्या इनकी डांस स्टाइल सेम है? तो ये जो इंटरफेसिंग की प्रॉब्लम है ना, यहां से यहां इंटरफेस, इसके साथ ये इसकी इंटरफेसिंग, यही असली प्रॉब्लम है जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग चेक करती है। क्योंकि डेटा जो यहां से यहां जाएगा, हो सकता है लॉस हो जाए उसका, या फिर कोई उसमें परिवर्तन हो जाए। एक कंपोनेंट जो है वो दूसरे पे गलत इफेक्ट डाल सकता है, एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। हो सकता है कि जब आप इसके फंक्शन और इस फंक्शन को कंबाइन करके काम चलाएं तो ये वो रिजल्ट दे ही ना जो आप चाहते थे। देखिए, यहां से आपने एक एरर माना 0.1, यहां से एक 0.1, एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां से 0.1 है ना, ये आपने कहा कि चलो ये इम्प्रिसिएशन हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब इसको कंबाइन करेंगे तो 0.3 आएगा, और आपको कहा गया 0.25 से ज्यादा एरर नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये तो उसके ऊपर पहुंच गया। यानी कि जब एरर कंबाइंड होते हैं तो मैग्नीफाई ना हो जाए कि वो आपकी लिमिट से बाहर चले जाए। ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि जब इसको कंबाइंड किया तो आपके कुछ ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर्स भी होंगे जिसको ये मॉड्यूल एज अ कॉम्बिनेशन यूज कर रहे होंगे, वो एक समस्या आ सकती है। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक सिस्टमेटिक तरीका है जिसमें हम आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं और जो टेस्ट करते हैं वो इंटरफेसिंग के टेस्ट करते हैं। देखिए, ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ऐसे मैं बना लूं, ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर आपने बना दिया, ये मॉड्यूल ए है, ये मॉड्यूल बी है, ये मॉड्यूल सी है, ऐसा ये आर्किटेक्चर हो गया। अब हम जब टेस्टिंग करेंगे तो इनकी इंटरफेसिंग की टेस्टिंग करेंगे, तो आर्किटेक्चर की भी टेस्टिंग होगी, क्या ये सही जगह फिट हुए हैं या फिट हो रहे हैं, और क्या आपने इंटरफेसिंग की टेस्टिंग कर ली है। होता यह है, बहुत
जब नाइव हम लोग होते हैं, जब शुरुआत करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सारे कंपोनेंट या यूनिट को हम एक साथ जोड़ देते हैं और उसके बाद हम पूरे प्रोग्राम को एज अ होल टेस्ट करते हैं। बिग बैंग अप्रोच यही होती है कि हमने सारे मॉड्यूल को एक साथ जोड़ दिया और अब हमने पूरी टेस्टिंग कर ली या टेस्ट लगा दिया उसमें। इसको कहते हैं बिग बैंग अप्रोच। प्रॉब्लम क्या है, केओस आ जाता है, क्योंकि आपको एरर तो निकल के आएंगे, जब आप इसकी टेस्टिंग करेंगे तो एरर निकल के आएंगे, लेकिन एरर यूनिट 2 में है या यूनिट 6 में है, कहाँ है, या इंटरफेसिंग में है, कहाँ एरर है, इस एरर को पता करना, उस एरर को निकालना, लोकेट करना और उसको ठीक करना, इसमें आपकी अराजकता फैल जाएगी, ध्यान रखिएगा। इसके लिए बेहतर यह होता है कि हम इंक्रीमेंटल अप्रोच लें, यानी एक मॉड्यूल को ले या एक यूनिट को लें, उसको दूसरे के साथ कनेक्ट करें, उसके बाद इसको टेस्ट करें, फिर जब ये पूरी तरह टेस्ट हो जाए तो आप M3 को इसके साथ इनलिंक करें, फिर टेस्ट करें। इसको हम इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन कहते हैं, मतलब थोड़े थोड़े इंक्रीमेंट में बढ़ाएं, चेक करें, एरर निकालें, एरर को दूर करें। तो इंटरफेसेस जो हैं उसको हम आराम से चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसकी इंटरफेसिंग बिग बैंग में कैसे चेक करेंगे, सबको एक साथ घुसा दिया और एक साथ चेक कर लिया, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। एक सिस्टमेटिक अप्रोच, पहले इनको करें, फिर इनको करें, फिर इनको करें, ऐसे सिस्टमेटिक अप्रोच हम अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हमारे बहुत सारे अप्रोचेस हैं, जैसे मैं अलग अलग अप्रोच आपको बताऊंगा, लेकिन ये हम देखेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सबकी।